reviews all the lab tasks that we performed during our lab sessions in the previous week. The purpose of Lab 1 was to describe basic fundamentals of programming of microcontrollers using Proteus and AVR Studio. In the Lab 1, we implemented the following code in our Atmos Studio. The purpose of the Lab 1 was to blink the LED using C programming, assembly programming, and Arduino. In the first line, we started the main loop and called it the main label. Then we started the main function. The LDI command. In the LDI command, we are immediate loading register 16 and setting all its bits high. Then in the next line, we are setting port B as output. Then we implemented a loop label and we set PB5 as output for the LED. Then in the next line, we called a delay function, then cleared the LED bit, and then called the delay function, so that when loop goes one round to another, the LED blinks after a delay. Then in the following lines, the delay function has been described. In register 16, we have stored 8 in decimal. Then we started an outer loop, and in register 24 we have low bits, and in register 25 we have set high bits. Then ADI, this command immediate adds and writes R24 and sets its value to 1. Then BRNE, this branch is for branch if not equal. Then if it is called, then the delay loop has been break, and then decrement has started. That is 8 से 7 हो जाएगा, 7 से 6, 6 से 5 and 5 से 4, and then outer loop वो भी आराम से कट जाएगा. इसके बाद हमने सी कोडिंग की थी. सी कोडिंग में ये किया था कि हमने मेन फंक्शन बनाया था. मेन फंक्शन के बाद हमने पोर्ट बी को इनपुट लिया था और पोर्ट सी को 0xFF करके आउटपुट लिया था. आउटपुट करने के बाद हमने पिन बी पे चेक किया था कि उसकी PB0 जो पिन है, अगर वो हाई होगी तो हमारे पास जो पोर्ट सी की जो फर्स्ट बिट है वो टॉगल हो जाएगी. मतलब कि ये एक्सओर ऑपरेशन है. इससे हमने पहले उस बिट को सेट किया, उसके बाद 1010 करके उस बिट को टॉगल करवाया और डिले दिया 50 मिली सेकेंड का. ये लूप में चलता रहेगा सारा काम. और थर्ड, हमने यही प्रोग्राम लिखा था फॉर आर्डिनो की सी प्रोग्रामिंग के लिए. उसमें यह किया था कि हमने पहले LED जो इसकी बिल्ट इन LED होती है 13 पिन पे, उसको हमने आउटपुट लिया था और फिर डिजिटल राइट किया हाई. पहले LED हाई होगी, फिर 1 सेकेंड के डिले के बाद LED लो हो जाएगी. Now for lab 2. In lab 2 we have to store 13 or 16 in binary and display it on any port, and then we have to add 25 in that value and show it on port. किसी भी पोर्ट पे शो करना था और फिर क्लियर रजिस्टर को क्लियर कर देना था. लैब टू का टास्क वन ये था कि हमने R16 में ये किया कि फर्स्ट लाइन में ये किया, R16 की जितनी भी बिट्स हैं उसको हमने हाई कर दिया. हाई करने के बाद हमने जो पोर्ट बी है, पोर्ट बी को हमने R16 के इक्वल कर दिया. मतलब कि R16 में 0xFF वैल्यू है, तो इसका मतलब कि पोर्ट बी हमारी आउटपुट डिक्लेयर होगी. आउटपुट डिक्लेयर करने के बाद हमने R16 रजिस्टर जो 16 है उसके अंदर 30 वैल्यू इनपुट कर दी, और फिर जो है पोर्ट बी पे उसको हमने उस वैल्यू को आउटपुट करा दिया. और
फिर रजिस्टर 70 एक और रजिस्टर लिया, उसको 25 उसके अंदर वैल्यू असाइन की है। दोनों रजिस्टर्स के कंटेंट्स को आपस में ऐड करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम पोर्ट बी पे शो करा देंगे, और उसके बाद R16 को हम क्लियर करवा देंगे। और लैब 2 का जो टास्क 2 था वो ये था कि हमने ये करना था कि R16 जो है इसमें हमने 0x00 असाइन कर दिया वैल्यू को, DDRB पोर्ट बी को हमने इनपुट कर दिया। R16 क्योंकि 0 है तो फिर जब पोर्ट बी में उसके कंटेंट्स जाएंगे तो वो भी पोर्ट बी ऑटोमेटिकली उसकी सारी बिट्स इनपुट हो जाएंगी। उसके बाद R16 को में हमने सारी बिट्स हाई करवा दी और फिर उसको पोर्ट डी के इक्वल कर दिया, मतलब कि पोर्ट बी हमारी इनपुट है और पोर्ट डी हमारी आउटपुट है। जो भी हम R16 अब ये जो होगा कि हम पिन बी पे जो भी डाटा भेजेंगे वो रजिस्टर 16 में शो हो जाएगा, और जब इसमें रजिस्टर 16 में शो हो जाएगा तो हम उसको पोर्ट डी पे हम शो करवा देंगे आउट कमांड से। और इसका कोड 3 ये था कि हमने टॉगल करवाना था, पोर्ट बी की जितनी भी बिट्स हैं उसको टॉगल करवाना था। उसमें यह था कि हमने रजिस्टर 16 है उसकी सारी बिट्स को हाई कर दिया, जितनी भी उसको फिर पोर्ट DDRB के इक्वल करेंगे तो हमारे पास पोर्ट बी जो है वो आउटपुट हो जाएगी। हमने स्टार्ट वाला एक लूप बनाया, लेबल बनाया। उसके बाद जितनी भी है ना 7 से लेकर 0 तक जितनी भी पोर्ट बी की बिट्स हैं उसको हमने सेट बिट करा दिया, SBI सेट बिट, मतलब कि उन बिट्स को हमने 1 के इक्वल कर दिया। और फिर हमने उसको यहाँ पे डिले भी दे सकते हैं लेकिन मैंने नहीं दिया, डिले दे देंगे तो कुछ गैप के बाद टॉगल हो जाएंगी जितनी भी हैं हमारी वो बिट्स जो हैं। CBI का मतलब कि हमने क्लियर कर देना, क्लियर बिट इनपुट। अब जितनी भी हमने बिट्स दी हुई है ना पोर्ट बी पे, जो पहले 1 थी अब उनको हमने 0 करवा देना। क्लियर का मतलब कि 0 करवा दिया। उसके बाद जंप जो है वो वापस हमें स्टार्ट वाले लूप लेबल पे ले जाएगा। इसका मतलब कि हमारा लूप में चलता रहेगा, टॉगल करवाता रहेगा, टॉगल होता जाएगी हमारी जितनी भी बिट्स हैं पोर्ट बी की। टास्क 4 में था, हमने ये करना था कि टास्क 4 में ये किया कि R16 जो है उसको 0 के इक्वल किया। DDRB जो है पोर्ट बी को हमने इनपुट कर लिया और पोर्ट सी को भी इनपुट कर लिया। फिर पोर्ट डी के लिए हमने R16 में FF वैल्यू डलवाई और उसको हाई करवा दिया, मतलब कि पोर्ट बी एंड सी हमारी इनपुट्स हैं, पोर्ट डी हमारी आउटपुट है। उसके बाद हमने ये किया कि R16 जो है ना हम पिन पोर्ट बी और पोर्ट सी से जो इनपुट ले रहे हैं वो जो भी वैल्यू होगी वो रजिस्टर 16 और रजिस्टर 17 में जाएगी। बाद में रजिस्टर 16 और रजिस्टर 17 के जितने भी कंटेंट्स होंगे उनको हम आपस में कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं कंटेंट्स तो फिर हम उस वो BREC ब्रांच हमने बनाई है कि अगर हमारे कंटेंट्स इक्वल हो जाते हैं हमारा ये वाली कमांड चलेंगी। तो हमारा जो रजिस्टर 18 में है ये 0, 1 एंड 4 एंड 5 जो बिट्स हैं ये हाई हो जाएंगी, मतलब कि पोर्ट डी की जो है ना PD0, PD1, PD4 एंड PD5 वाली बिट्स हैं ये हाई हो जाएंगी। और उसके बाद जो जंप है ये हमें वापस स्टार्ट पे ले जाएगा। फिर हम और ये जो है ये लूप इधर एंड हो जाएगा। और अगर ये लूप मतलब कि ब्रांच इफ़ नॉट इक्वल है ना तो फिर हमारा ये लूप चलेगा कि हमारी जो है ना बिट्स 2, 3 एंड 6, 7 PD2, PD3, PD6 एंड PD7 वाली जो बिट्स हैं ये हमारी हाई हो जाएंगी और उसको हम पोर्ट डी पे हम शो करवा देंगे। ये सारा लैब 2 का था। लैब 3 में हमने ये करना था कि लैब 3 हमने पोर्ट बी से इनपुट लेनी थी और चेक करना था कि नंबर इवन है कि ओड है। अगर नंबर इवन है तो हमने LED पोर्ट सी पे जो है ना अल्टरनेट LEDs को ब्लिंक करवाना था। अगर ओड है तो फिर हमने वन आफ्टर अनदर मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हमने उसको हाई करवाना थी जितनी भी LEDs थी। और इसका जो टास्क 2 था वो ये था कि हमने बिट 5 को मॉनिटर करना था। अगर बिट 5 हाई है
मतलब कि उस पर हम हाई सिग्नल भेजेंगे तो हमारे पास जो है किसी भी पोर्ट बी पे जो है हमें 0x55 वाली वैल्यू शो होनी चाहिए, मतलब कि अल्टरनेट एलईडीज़ को इसमें हमने टॉगल करवाना है। अब हम सी प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं। इसमें यह कि हमने पहले बेसिक AVR की जो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करा है। फिर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने वाइल लूप के अंदर ये लिखा है कि DDRB को हमने पोर्ट बी को इनपुट ले लिया, पोर्ट सी को आउटपुट ले लिया, एक कंसाइंड करेक्टर बनाया जी, उसको हमने पिन बी के इक्वल कर दिया, मतलब कि हम जी की कोई भी वैल्यू डाल देंगे वो पिन बी के इक्वल ही हो जाएगी, बल्कि पिन पोर्ट बी पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो जी करेक्टर में स्टोर हो जाएगी। फिर हम ये देखेंगे कि अगर जी जो है उसको अगर हम डिवाइड करें 2 से, अगर वो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि नंबर इवन है, और अगर नंबर इवन है तो हमारे पोर्ट सी पे जो है अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है वो ये शो होनी चाहिए कि 0xAA शो हो जाए। और अगर हमारा नंबर ओड है तो फिर हमारे पोर्ट सी पे जो है 0x55 मतलब कि 0101 0101 ये वाली बिट्स हाई हो जाएंगी, अल्टरनेट LEDs हाई हो जाएंगी। इसका जो टास्क 2 था वो ये था कि हमने क्या किया कि AVR की जो बेसिक लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर दिया, मेन फंक्शन में किया कि पोर्ट सी को इनपुट कर दिया, पोर्ट बी को आउटपुट कर दिया। अगर हमारी पोर्ट सी पे जो है फॉर एग्जांपल 5th या 6 बिट अगर हमारी हाई होगी तो हमारी पोर्ट बी पे जो है ये वैल्यू शो हो जाएगी, मतलब कि ये वाली बिट्स हाई हो जाएंगी 01010101, मतलब कि PB0 PB2 PB4 एंड PB6 ये वाली बिट्स हाई हो जाएंगी। और अगर हमारे पास 0xAA है तो फिर हमारे पास ये वाली बिट्स 101010, तो हमारे पास PB2 PB1 PB3 PB5 एंड PB7 ये वाली बिट्स हाई, मतलब कि अल्टरनेट LEDs हमारे पास हाई हो जाएंगी। इसका टास्क 3 ये था कि हमने हेक्स कीपैड का कोड लिखना था। हेक्स कीपैड का हमारे पास ये होता है कि उसमें 4 कॉलम्स होते हैं एंड 4 रोज़ होती हैं। उसके लिए मैंने ये नोटपैड पे बनाया था। इसमें ये किया था कि 4 रोज़ एंड ये 3 कॉलम्स थे, वैसे मैंने 4 कॉलम्स के लिए इसके लिए कोड लिखा है। ये था कि void कॉलम 1, ये एक फंक्शन है। पोर्ट डी जो है उसकी जो पोर्ट डी की जो PD1 बिट है ना उसको मैंने कॉलम 1 के साथ अटैच कर दिया, और फिर ये किया है कि इफ़ पिन डी, अगर हमारी पिन डी की जो है ये 0 1 2 3 अगर हमारी PD4 बिट हाई होगी तो हमारे पोर्ट बी पे जो होगा ना PB1 वो हाई हो जाएगा। नहीं तो अगर हमारा एल्स इफ़ का मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे असल में हमने जो है हाई जो लोअर बिट्स हैं ना पोर्ट डी की वो हमने कॉलम्स के साथ की हुई हैं, और जो हायर बिट्स हैं वो PD4 से PD7 तक वो हमने रोज़ के साथ अटैच की हुई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम रोज़ को बढ़ाते जाएंगे, सेट बिट करते जाएंगे उनकी, और इस लिहाज से हमारे जो होगा ना उस पे वो पोर्ट बी पे जो भी हमने रिज़ल्ट शो करना होगा वो शो होता जाएगा। इस तरह कॉलम 2 के लिए भी हमने ये फंक्शन बनाया था। कॉलम 3 और कॉलम 4 के लिए भी सेम, मतलब एक एक बिट को हम आगे रोज़ की एक एक बिट हक को हर रो को बारी बारी हम हाई करते रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो है ना पोर्ट बी पे मुख्तलिफ बिट्स हाई हो रही हैं। फिर मेन लूप में हमने ये किया कि पोर्ट बी
पे हम क्योंकि आउटपुट ले रहे थे उसको 0x FF के इक्वल कर दिया, और पोर्ट D से हम इनपुट ले रहे थे, हमने उसको 0x00 कर दिया। ये हेक्स कीपैड का था। और उसके बाद हमने ये काउंटर के लिए बनाया था एक प्रोग्राम, एक्टिविटी थी लैब 3 ही की थी। इसमें हमने ये किया था कि डिले का फंक्शन, डिले की लाइब्रेरी ऐड की थी, और मेन में ये किया था कि पोर्ट A, B और C तीनों को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। करैक्टर एरे बनाई थी, उसमें हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 0 से 9 तक हमने वो 7 सेगमेंट में काउंटर चलवाना था। तो उसके लिए हमने हेक्स के में कन्वर्ट कर दिया सारी जितनी बिट्स हैं। फिर हमने ये किया कि एक आउटर फॉर लूप चलाया, उसको इंटीजर आई से इनिशियलाइज करा दिया, और 0 से 9 तक हम उसको चलाया। जब उसका एक बार ही हो गया तो इसकी जो है 0 से 9 तक वो हमारी वैल्यू चली जाएगी। और फिर हम इन्हें एंड में चेक किया कि पोर्ट B और पोर्ट A के अगर रिजल्ट्स हमारे पास सेम है तो फिर हमारे पास जो 7 सेगमेंट पे जो काउंटर होगा वो शो होगा, मतलब कि चलता हुआ नज़र आएगा। ये हमने लैब 3 के लिए किया। लैब 3 के इतने ही टास्क थे। लैब 4 में हमने ये करना था, हमने LCD को इंटरफेस करना था कीपैड्स के साथ। इसमें हमने ये किया था कि LCD की एक हेडर फाइल इंक्लूड की थी सबसे पहले, और क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हमने डाली, हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, और उसके बाद LCD के इसके हेडर फाइल के अंदर फंक्शन बना हुआ कि LCD को इनिशलाइज कराने का। उस LCD को इनिशलाइज करेंगे, उसके बाद हमने क्या शो करना था, हमने ये करवाना था कि कर्सर को पहले हम 0 0 कोऑर्डिनेट पे ले गए हैं, उधर हमने प्रिंट किया कि लैब 4 बाय, ये हमारी स्ट्रिंग उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हम कर्सर 0 1 पे गए, मतलब कि उसी रो में हाफ LCD पे हमारा कर्सर मूव किया, और फिर हमने उधर शो करवाया कि हारिस, एंड फिर डिले डाला है, और उसके बाद क्लियर कर दिया स्क्रीन। उसके बाद फिर उसी रो में हमने क्लियर जब हो जाएगी स्क्रीन तो फिर हमने उसी 0 0 पे कर्सर आएगा और उस पर हमारा मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है। ये हमने सिर्फ ये टास्क परफॉर्म करना था, LCD को इंटरफेस करना था हेडर फाइल इंक्लूड करके। एंड लैब 5 का ये टास्क था, हमने डिस्प्ले करने थे टू डिस्प्ले द काउंटिंग ऑन TCNT रजिस्टर ऑन LCD एंड आल्सो काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स द TCNT काउंटर इज ओवरफ्लोइंग एंड शो इट ऑन LCD। और फिर हमने दूसरा ये करना था डिजिटल वॉच बनानी थी LCD की मदद से, या तो उसको LCD पे शो करना था या फिर उसको 7 सेगमेंट पे शो करना था। इसके लिए हमने दो इंटीजर्स बनाए, इंटीजर V और इंटीजर ओवरफ्लो के नाम से, और TCNT के नाम से। वॉइड टाइमर का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने ये किया कि वैल्यू के नाम से एक इंटीजर डिक्लेयर किया। TCNT 0 रजिस्टर जो है, मतलब कि टाइमर काउंटर जनरल रजिस्टर जिसमें हम इनिशियली वैल्यू डालते हैं, उसको हमने क्लियर करा दे 0x00, मतलब कोई भी इनिशियल स्टेट में उसके ऊपर कोई भी वैल्यू लोड होगी तो वो उसको क्लियर कर दे।
टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर ए जो है उसको हमने नॉर्मल मोड पर सिलेक्ट कर दिया, और टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर बी जो है इस पर हम प्री स्केलर वाली बिट्स CS0, CS01 और CS02 उन बिट्स हमने ख़ास वैल्यू दी है इस रजिस्टर को, जिससे वो बिट्स का जो है 1024 वाला प्री स्केलर मोड ऑन हो गया। फिर हमने वाइल लूप पे गए हैं। वाइल लूप में हमने ये चेक किया कि जब तक कि हमारा टाइमर इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर 0 के अंदर, जब तक हमारा टाइमर ओवरफ्लो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक हमारी वैल्यू ओवरफ्लो नहीं हो जाती तब तक हमने क्या करना है, उस वैल्यू को जो है हम TCNT रजिस्टर में डालते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, TCCR0B में जो है टाइमर हम स्टॉप कर देंगे, और TIFR टाइमर इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर के अंदर हम इंटरप्ट को भी क्लियर करा देंगे। ओवरफ्लो वाला वेरिएबल हमारा इसी तरह इंक्रीज़ करता जाएगा, और उस TCNT के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी, जो वैल्यू हमारी स्टोर होगी, हम उसको टाइमर काउंटर रजिस्टर में डाल देंगे, और V के अंदर जो वैल्यू हमारी स्टोर होगी उसको हम ओवरफ्लो वाले जो वे हमने ऊपर इंटीजर डिक्लेयर किया था उसके अंदर डालते जाएंगे। मेन फंक्शन हमने ये किया कि LCD को इनिशियलाइज़ करेगा, सिंपली करैक्टर बनाया 10 के, और TCNT जो इसको भी 10 करैक्टर की एरे बनाई है। फिर हमने LCD सेट कर्सर 00 किया, LCD डिस्प्ले कराया ओवरफ्लो। फिर हमने इस के ऊपर हम कर्सर लेके गए हैं, इस पर 10-0 कोऑर्डिनेट के ऊपर। फिर उसके बाद हमने ये किया कि TCNT की जो भी वैल्यू होगी हम उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। और टाइमर लैब 5 में हमने ये किया था कि लैब 5 में TCN हमने क्लॉक बेसिकली बनानी थी। उसमें ये किया था कि TCNT1 जो है हमने उसकी जो हायर बिट्स हैं उसको इक्वल टू 0 किया, और टाइमर काउंटर फॉर टाइमर 1 के रजिस्टर्स हैं TCNT1H एंड TCNT1L, हमने दोनों रजिस्टर्स को 0 कर दिया। और आउटपुट कंपेयर रजिस्टर 1A उसकी जो हायर बिट्स हैं उसको हमने ये वैल्यू दे दी। इसका ये मतलब कि हमने 16 मेगाहर्ट्ज़ 1024 का प्री स्केलर एंड इतनी हमारी मतलब कि क्लॉक्स ये हमने क्लॉक कैलकुलेटर से डिड्यूस कर ली थी वैल्यूज़ क्या होंगी। और OCR1AL जो है इसकी जो लोअर बिट्स हैं उसको हमने ये वैल्यू दे दी कि इसमें मतलब कि हमारे जो जितनी नंबर ऑफ़ क्लॉक्स होंगी वो हमारी इस वाले रजिस्टर में चली जाएंगी। हमने CTC मोड में टाइमर को अपने इनिशियलाइज़ कराया और 1024 का प्री स्केलर दे दिया। वाइल वाले में हमने ये चेक किया कि वाइल जब तक कि हमारा टाइमर इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर के अंदर आउटपुट कंपेयर फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो जाती, तब तक जो है हमारा ये लूप चलता रहेगा। और जो ही वो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो इस लूप से बाहर निकल आएगा, और हमारा जो है टाइमर को हम क्लियर करवा देंगे। और इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो OCR1F वाली जो बिट है आउटपुट कंपेयर फ्लैग वाली, उसको भी हम क्लियर करवा देंगे। मेन में हमने ये किया कि 3 वेरिएबल्स हैं सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स के लिहाज से, और करैक्टर की एरे बनाई है S, M एंड H। LCD को इनिशियलाइज़ कराया। वाइल 1 के अंदर हमने सेट कर्सर की पोजीशन सेट किया कि जिस पोजीशन पे हमने वो अपनी स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है, टाइम को डिस्प्ले करा दिया। फिर 4 आवर्स लिए हमने लूप लगा के जब तक 0 से लेकर 24 तक आवर्स चलेंगे और आवर्स इंक्रीमेंट होते जाएंगे। इस पोजीशन पे हमारा कर्सर सेट होगा, और इसके ऊपर हम जो है ITOA का मतलब ये इंटीजर टू स्ट्रिंग जो है हमारा ये फंक्शन कन्वर्ट होगा, मतलब कि आवर्स में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का हमने साइज 10 रखा, मतलब कि जो भी हमारी आवाज़ में वैल्यू होगी वो हम जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी LCD है वो स्ट्रिंग ही को वो डिस्प्ले करती है। तो इस कर्सर पे लेके जाके हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। फिर हमने मिनट्स के लिए 0 से 60 तक लूप चलाया, फॉर लूप। मिनट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, और 10-0 वाली पोजीशन में हमने मिनट्स को इस तरह हमने डिस्प्ले करवा दिया। फॉर सेकेंड्स 0 से लेके 60 तक ये सेकंड जाएंगे, मतलब कि जब 1 सेकंड होगा तो उसके बाद फिर 1 मिनट चलेगा, फिर मिनट के बाद आवर्स, इस तरह सिंपली होता जाएगा, और हमारी जो LCD पे वो इस तरह डिस्प्ले होता जाएगा टाइम। लैब 5 का यही था। लैब 6 का टास्क ये था कि हमने ये करना था
लैब 6 में हमने ये करना था कि हमने इनपुट लेनी थी एक कंट्रोलर से, और मतलब कि वो कंट्रोलर हेक्स कीपैड से अटैच होगा, और जो दूसरा कंट्रोलर होगा वो हमारा होगा एलसीडी या है 7 सेगमेंट के साथ अटैच। तो हमने सीरियल कम्युनिकेशन करनी थी दो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, या यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कर लो, या फिर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के थ्रू कर लें। तो मैंने इस लैब में दो के थ्रू की थी, और उसका कोड वो ये है। जब ये यूआर्ट के साथ की थी, ये यूआर्ट का मास्टर माइक्रो कंट्रोलर का कोड है। सबसे पहले मैंने हेक्स कीपैड के लिए डेटाबेस क्रिएट की कि उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स हमें शो होने हैं हर रो और कॉलम के लिए। उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया यूज़ार्ट इनिशियलाइजेशन सेंड डाटा का फंक्शन बनाया। सेंड डाटा के फंक्शन में आर्गुमेंट हम पास करें अनसाइंड कैरेक्टर यू के नाम से। वॉइड सर्च का एक फंक्शन बनाया इंट R1 = 0, C1 = 0, इंट X = 0। इन मेन वॉइड का फंक्शन बनाया। वॉइड के फंक्शन में मैंने यूज़ार्ट इनिशियलाइज वाले फंक्शन को कॉल करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि पोर्ट DDRB को 0xF0 किया, और पोर्ट बी पे जो 0x0F की है वो ये बता रहा है कि हमने जो है पोर्ट बी की जो लोअर 4 बिट्स हैं उसको हाई कर दिया, आउटपुट ले रहे हैं, और जो हायर 4 बिट्स हैं उससे हम इनपुट ले रहे हैं। मतलब कि जो हमारी जो है रोज़ जो है वो हमारी हैं हायर पोर्ट B4 से पोर्ट B7 तक लगी हुई हैं, और जो हमारे कॉलम्स लगे हुए हैं जो वो लगे हुए हैं PB0 से PB3 तक लगे हुए हैं। वाइल वन वाले लूप के अंदर मैंने एक और लूप लगाया वाइल वन का, और ये है कि जब इफ़ x = पिन b, हमारा जो भी पोर्ट बी पे डाटा रहेगा वो x में जाएगा, और फिर x चेक करेगा। इफ़ x = 0x0f, मतलब कि उस रेंज का हमारे पास डाटा ही नहीं आ रहा, तो वो उसके बाद लूप ब्रेक कर देगा। और फिर आगे ये है कि अगर इफ़ पोर्ट b = 0xEF का मतलब ये है कि हमारी ये बनती है 11101111, ये हमारी 0xEF है। मतलब कि जब हम अपनी जो है 5th बिट को हम लो करेंगे तो हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो x में स्टोर हो जाएगा, और फिर जब x चेक करेगा कि अगर इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो फिर हमारी R1 = 0 हो जाएगी, और फिर हमारा सर्च वाला फंक्शन लग जाएगा। इस तरह पोर्ट बी के लिए हमने किया 0xDF, बल्कि एक एक हम जो है ना वो बिट को हम मतलब कि हमने जो है कॉलम्स को आउटपुट पे ही रखा हुआ है, और रोज़ को हम बारी बारी चेक कर रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम रोज़ अपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर एक सर्च का फंक्शन लग जाएगा 11011111। इससे हम ले लेंगे पोर्ट बी पे जो भी पोर्ट बी पे हम ये चेक करेंगे हमारी ये वाली रो सेलेक्ट हुई है तो, और वो फिर डाटा देखेगा बाकी ये वाला नंबर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, फिर हमारी ये लोकेशन सेव हो जाएगी, R1 = 1 हो जाएगा। इस तरह बारी बारी हम कर देंगे हर रो के लिए। फिर हमारा वर्ड सर्च का फंक्शन आ जाता है। वर्ड सर्च वाले फंक्शन में आता ये है कि अगर हमारा वो चेक करेगा कि हमारा वाकई डाटा इसके इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो फिर वो ये करेगा कि इफ़ x = 0x0e, 0x0e का मतलब ये है कि हमारी सिर्फ जब हम कॉलम्स के लिहाज से अब चलने लगे हैं 0 0 0 0 0 1 1 1 0, मतलब कि जब हमारी जो है लास्ट बिट जब हमारी सिर्फ मतलब कि कॉलम जो हम बोल रहे हैं, मतलब कि हमारा जब पहला कॉलम सेलेक्ट होगा तो हमारी जो है ना डेटाबेस के अंदर कौन सा नंबर डिजिट शो होगा वो सेंड डाटा वाले फंक्शन में चला जाएगा। मतलब सेंड डाटा वाले में हमने आर्गूमेंट पास किया हुआ है A1 अनसाइंड कैरेक्टर के नाम से, मतलब कि हमारा पहला फर्स्ट डिजिट शो हो जाएगा, फिर सेकंड डिजिट शो होगा, फिर थर्ड डिजिट शो होगा, फिर फोर्थ डिजिट शो होगा। इस तरह हमने वर्ड यूज़ार्ट इनिशियलाइजेशन ये हमने हेक्स कीपैड की इंटरफेसिंग कर ली यहाँ तक। उसके बाद हमने फिर वर्ड यूज़ार्ट इनिशियलाइजेशन का फंक्शन बनाया। उसके अंदर हमने ये किया कि UCSR0B वाला जो रजिस्टर है उसके अंदर हमने जो है ट्रांसमीटर को इनेबल कराया, और फिर UCSR0C वाला जो रजिस्टर है उसके अंदर हमने Z01 एंड Z00 इसको जो है हमने हाई करवा दिया। ये हमारा मोड होता है 8 बिट मोड के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है।
डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं इसमें, लेकिन हमने 8 बिट मोड के लिए किया हुआ है। UBRR0L जो है इसके अंदर हमने 103 वैल्यू लिया। ये हमारा जो था बॉर्ड रेट था। बॉर्ड रेट ये होता है कि हमने कितने मतलब कि कितनी बिट्स इकट्ठी सेंड करनी है, मतलब कि सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। और फिर वॉइड सेंड डाटा का एक फंक्शन बना दिया सेंड करेक्टर यू के नाम से। वो ये करेगा कि जब चेक करेगा कि अगर हमारा जो है UCS R0A रजिस्टर के अंदर जब हमारा रिसीवर जो है जब एनेबल होगा, तब जो है हमारा जो डाटा रजिस्टर है उसके अंदर हमारा जो है वो यू वाला जो है ना, जो भी हम डाटा भेज रहे हैं वो हमारा डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। यह ट्रांसमीटर का था। और रिसीवर का ये था कि हमने पहले LCD को इनिशियलाइज़ कराया। DDR-D0 की जो पोर्ट PD0 है उसको हमने इनपुट करा दिया और पोर्ट B जो है उसको आउटपुट करा दिया। UBRR वैल्यू हमने बॉर्ड रेट वही रखा था जो ट्रांसमीटर वाले में रखा था, वही हम मतलब कि जो मास्टर वाले में रखा था यही हम रिसीवर वाले प्रोग्राम में रखेंगे। अपर बिट्स ऑफ UBRR रजिस्टर जो है उसको हमने हाई कर दिया और सेट द अपर बिट्स और लोअर बिट्स को हमने अकॉर्डिंगली वो सेट कर दिया। और फिर हमने ये किया कि UART कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर 0B जो है उसमें हमने रिसीवर और ट्रांसमीटर को इनेबल करा दिया। और फिर UART कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर 0C उसके अंदर हमने ये किया कि हमने USBS वाली बिट को हमने बिट सिलेक्शन जो है उसको स्टॉप करा दिया और UCS00 की जो तीनों बिट्स हैं उसको हाई करा दिया। और फिर हमने अनसाइंड करेक्टर बनाया रिसीव डाटा के नाम से। जो भी हम डाटा देंगे वो अब किसी ना किसी रजिस्टर में तो सेव होगा। वो हमारा रजिस्टर है UDR0। वो जो भी वैल्यू होगी वो इस रजिस्टर में स्टोर होगी। और फिर असल में यही है कि वाइल लूप के अंदर हमने लगाया कि जब तक के UCS R0 रजिस्टर के अंदर जो है जब तक कि हमारी रिसीव जो है पूरा मतलब कि वो पूरी ट्रांसमिशन तो हो गई, अब एक दूसरे एंड पे जब तक पूरा रिसीव नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। जो रिसीव हो जाएगा फिर हमारा ये हम लूप से बाहर निकल आएंगे और फिर हमारा जो भी डाटा होगा वो UDR0 के अंदर सेव होगा। जो कंटेंट्स ऑफ UDR0 होंगे वो हम रिसीव डाटा एक वेरिएबल के अंदर सेव कराएंगे और एज अ स्ट्रिंग ये जो है जो भी डाटा होगा वो हम वो राइट करवा देंगे LCD के ऊपर। और एंड में हमने डिले दे दी है 220 मिली सेकेंड्स का। इसी तरह SPI का भी यही था कि SPI में हमने ये करना था कि हमने हेक्स कीपैड से ही करना था LCD या 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले। हेक्स कीपैड वाला कोड तो वही रहेगा, हमने जो इंटरफेसिंग जो UART में की थी सेम वही रहेगी। और इसमें बस मेन यही चेंजेस थी कि हमारा जो मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट को हमने डिफाइन कर दिया। SPI में यूजली हमारी 4 पिन्स होती हैं, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट और सिलेक्शन पिन और चिप सेलेक्ट। और एक क्लॉक वाली होती है और एक चिप सेलेक्ट होती है, चिप सेलेक्ट है। उसके बाद हमने क्या किया कि वॉइड सर्च वाले फंक्शन के अंदर हमने वही कर दिया था। और वॉइड सेंड डाटा में ये किया कि जो भी पोर्ट B पे जो आएगा डाटा वो पहले तो उस सिलेक्शन बिट को हम जो है वो ज़ीरो करेंगे ना। और फिर हम ये करेंगे डाटा रजिस्टर होगा, जो भी यू के अंदर वैल्यू आ रही होगी हम उसको डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाएंगे। और फिर चेक करेंगे स्टेटस रजिस्टर के अंदर जब तक हमारा इंटरप्ट फ्लैग हाई नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। जो ही हाई होगा मतलब कि हमारी जो है पूरा ट्रांसमिशन का प्रोसेस हमारा पूरा ख़त्म हो गया, तो हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे और फिर जो भी वैल्यूज़ डाटा रजिस्टर के अंदर होगी वो पोर्ट D पे चली जाएगी। पोर्ट D पे जाने के बाद फिर हम पोर्ट B की जो है उस सिलेक्शन बिट को हाई करवा देंगे। बल्कि हमने डाटा राइट किया, पहले हमने लो करवाया था सिलेक्शन को सिर्फ ट्रांसमीटर करने की, जब हम हाई करेंगे तो पूरा हमारा डाटा मतलब कि ट्रांसमिट हो गया। उसके बाद हम क्या करें, वॉइड इनिशियलाइजेशन का हमने फंक्शन बनाया, उसमें हमने तीनों बिट्स को हाई कर दिया, MOSI MISO एंड SS वाली जितनी भी 3 बिट्स हैं DDR-B। पोर्ट B के अंदर ये बिट्स होती हैं उनको हमने हाई करवा दिया फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। और जो है सीरियल पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हमने ये वाली 3 बिट्स को हाई करवा दिया, SPR0 मास्टर और SPE। ये हमारी कराएगी SPE सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस को एनेबल कराएगी। MST ये हमारा जो है मास्टर को एनेबल करेगी और SPR0 ये हमारी मोड सेलेक्ट के लिए हम ये वाली बिट चूज़ करते हैं। और
जो है SPI जो स्लेव है हमने ये किया कि उसकी हेडर फाइल डाली LCD में, और मीज़ो 4 पिन के साथ हमने उसको डिफ़ाइन कर दी कौन सी पिन पे अटैच है। LCD को इनिशलाइज कराया। DDRB में ये किया कि जो भी मीज़ो वाली पिन है उसको हमने कर दिया कि मतलब कि ये बिट अब पोर्ट B पे जो है ये हाई होगी। SPCR ये कि SPI कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हमने दोबारा से SPI को इनेबल कराया। इनेबल कराने के बाद हमने फिर ये वाला किया है कि जो भी हम करेंगे ना SP स्टेटस रजिस्टर के अंदर, जब तक इंटर फ्लैग हमारा पहले तो हाई है, जब तक हाई नहीं हो जाता ना इंटर फ्लैग, मतलब कोई इंटरप्ट नहीं आ रहा, तब तक ही हमारा ये चला जाएगा डाटा, और जो ही लूप से ब्रेक निकलेगा तो हमारा डाटा जो है वो राइट हो जाएगा। ये लैब 6 का काम था। लैब 7 में हमने ये किया था कि हमने बटन्स मुख्तलिफ बटन दबाने थे, और इंटरप्ट्स जो करते थे, मतलब कि एक बटन प्रेस करें तो ये लिखा हुआ है, उसी प्रोसेस के होते हुए हम दूसरा बटन प्रेस करें तो LCD पे ये मतलब कि ये शो हो, और जब हटाएं तो फिर दोबारा से पुराना प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। बेसिकली ये लैब इंटरप्ट्स के हवाले से थी। इसमें ये किया था कि LCD की हेडर फाइल डाली LCD.h मेन फंक्शन में हमने ये किया कि पोर्ट B और C को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, पोर्ट D को इनपुट डिक्लेयर कर दिया, पोर्ट D की जो PD0 और PD1 वाली जो बिट है उनको हमने पुल अप करवा दिया, मतलब कि हाई सेट करा दिया। अब EICRA ये हमारा होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर A, उसके अंदर ISC00 और ISC10 ये हमने कराया है। एक्सटर्नल इंटरप्ट इंट 0 इंट 1 को जो है हमने लेवल ग्राउंड पे हमने इनिशियलाइज कराया, और एक्सटर्नल इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के अंदर हमने ये किया कि इंट 0 और इंट 1 को हमने हाई करा दिया, मतलब कि इंटरप्ट इनेबल कराए, एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल करवाए हैं। SCI जो है हमारा ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल है। जब ये कॉल करेंगे तो जो भी हमारा इंटरप्ट का होगा, जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो मतलब कि इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। और LCD को इनिशलाइज करा दिया। फिर हमने वाइल फंक्शन लगाया। वाइल फंक्शन में ये किया कि जो भी हमारे डाटा स्ट्रिंग वाला फंक्शन है उस पे ऊपर लिखा है प्रेस बटन, और फिर LCD कमांड 001 लगाइए, मतलब कि 01 पे चली जाएगी, कर्सर जो हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर हमने लगाया है इंटरप्ट सर्विस रूटीन लगाई है कि इंट 0 वेक्टर वाला लगाया, और फिर हमने किया कि नेक्स्ट लाइन पे जब चला जाए तो फिर ये हो गए LCD डाटा स्ट्रिंग, वो बटन 1 लिखा हुआ आएगा, और ये इंट 0 के लिए ही है, मतलब कि एक पिन का जब बटन हम दबाएंगे तो हमारे ऊपर बटन 1 लिखा हुआ आएगा, और फिर वो क्लियर कर देगा स्क्रीन 0x01 जो है। और फिर जब हम दूसरी इंटरप्ट सर्विस रूटीन किया कि हम जब दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो फिर उसके लिखा हुआ आएगा बटन 2, और 0x01 इसके लिए भी मैंने वो इनिशलाइज, मतलब कि LCD कमांड है 001 जिससे हमारी LCD क्लियर होती है। अब ये होगा कि जब भी हम बटन 1 प्रेस करेंगे तो हमारे ऊपर उधर लिखा आएगा बटन 1 प्रेस्ड, और जब उसी दौरान अगर हम 2 को प्रेस करेंगे तो लिखा आएगा बटन 2 प्रेस्ड, और जब हम बटन 2 से हटाएंगे तो दोबारा से बटन 1 वाला जो प्रोसेस हो रहा होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट से रिलेटेड लैब थी। और उसके बाद हमारी आ जाती है लैब 8 में हमने ये करना था कि कोई सा भी एनालॉग सेंसर लेना था और उसको हमने LCD पे उसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी थी। बेसिकली इसका जो मकसद था वो ये था कि हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है एटमल के थ्रू हमें आनी चाहिए। उसके लिए हमने ये कोड लिखा था। सबसे पहले तो क्रिस्टल की वैल्यू इनिशियलाइज कराई, LCD की हेडर फाइल इनिशियलाइज कराई, काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर कैरेक्टर एरे बनाई वैल्यू के नाम से, DDRA को पोर्ट A को इनपुट ले लिया, पोर्ट C एंड B को हमने ले लिया आउटपुट। अब AD मक्स वाले रजिस्टर में हमने ये वाली बिट सेलेक्ट की, मक्स 0, मक्स 1, मक्स 2, मक्स 0, मक्स 1, मक्स 2 और मक्स 3, ये 4 बिट्स होती हैं। मैंने मक्स 0 और मक्स 2 को हाई करवाया, और इससे मतलब कि मुख्तलिफ चैनल सेलेक्ट करने के लिए ये होता है, उसका टेबल वो डाटा शीट में गिवन है। तो जब मक्स 0 और मक्स 2 को जब हम हाई करेंगे तो इससे ये होगा कि ADC5 जो है ये हमारी एनेबल हो जाएगी, मतलब कि जो भी एनालॉग इनपुट दे रहे हैं वो हम ADC5 पिन एनालॉग पिन 5 पे हम देंगे। ADCSRA जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर स्टेटस
कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर ए, उसके अंदर हमने एडीसी को इनेबल कराया, फिर इंटरप्ट्स को इनेबल कराया। ADPS0 से PS2 तक की 3 बिट्स होती हैं। इससे हम ये करते हैं कि इससे हमारा प्री स्केलर सेलेक्ट होता है एडीसी का। और LCD इनिशियलाइज करा दी। वाइल लूप में क्या किया कि टेम्परेचर की डाटा स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराया। अब इसमें ये किया कि एडीसी कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर के अंदर ये किया कि हमने जो है इस कन्वर्जन को स्टार्ट करवा दिया। मतलब जब भी इस हम बिट को हाई करेंगे तो इसका मतलब कि कन्वर्जन हमारी स्टार्ट होगी, मतलब कि जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है एनालॉग वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा। और फिर उसको जो हम जो है जिधर भी हमने जिस पोर्ट पर भी शो कराना है हम उस पर शो करवा सकते हैं। अब वाइल लूप में ये हो रहा है कि हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर के अंदर ये चेक कर रहा है कि जब तक कि हमारा इंटरप्ट ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक वो कन्वर्जन करता है कि जो ही कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा जो है इंटरप्ट फ्लैग जो है वो सेट क्लियर कर देगा। काउंट जो भी वैल्यू होगी हमारे दो अब डाटा रजिस्टर होते हैं ADCH एंड ADCL, हायर 8 बिट्स एंड लोअर 8 बिट्स, लोअर 2 बिट्स। ADC कन्वर्टेड हमारी होती है 10 बिट्स पर मुश्तमिल होती है। उसके लिए हमने ये किया कि जो भी हमारी वैल्यू होगी वो इन दो रजिस्टर्स पे जाएगी। और ये हमने कन्वर्जन फैक्टर डाला, मतलब कि 5 वोल्ट, मैक्सिमम 5 वोल्ट हम दे सकते हैं। उसका कन्वर्जन फैक्टर 5 डिवाइड बाई 1023 इंटू 100। अब ये किया कि काउंट वाले पे हम जो भी वैल्यू होगी वो हम करेंगे, जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको हम कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर LCD को पहले क्लियर करेंगे, फिर लिखा होगा सेल्सियस लिखा होगा, फिर थोड़ी देर डिले के बाद हमारी वैल्यू लिखी हुई आएगी, मतलब क्या वैल्यू आ रही है। अब ये हमारा लैब 8 का काम था। लैब 9 में हमने ये करना था कि हमने PWM का बेसिक ऑपरेशन चेक करना था कि बेसिकली हमारा जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है, मतलब कि इससे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हमारी एक फेज़ PWM होती है और एक सिंपल फास्ट PWM होती है। फास्ट PWM यूजुअली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी है उनको जो है हम कंट्रोल, उनकी ब्राइटनेस या उनको हम एनालॉग अपनी मर्ज़ी से हम सेट कर सकते हैं कि हमने कितनी ब्राइटनेस में रखना है या ये। और जो है अगर हमने मोटर्स की स्पीड करनी तो उसके लिए हम फेस PWM वाला मोड सेलेक्ट करते हैं। ये है लैब 9 का कोड। लैब 9 में ये था कि पहले इसको पहले इसको क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी हाई कराई। उसके बाद हमने ये किया कि LCD को जो है इंटरप्ट को इंटरप्ट की लाइब्रेरी इंक्लूड की, डिले की लाइब्रेरी इंक्लूड की, डबल ड्यूटी साइकिल हमने ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 0 किया। और फिर मेन में हमने ये किया कि DDRD की जो पोर्ट D6 है उसको हमने हाई करवा दिया। पोर्ट D6 को जो मतलब कि उसके ऊपर LED लगा हुआ है। TCCR0 है टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर ए के अंदर हमने ये किया COM0A1, ये इसका मोड बताता है कि हमने कौन से मोड में इसको चलाना है। वेव जनरेशन मोड की बिट्स चाहिए कि हमने इसको कौन से फास्ट PWM CTC मोड में चलाना है, फास्ट PWM मोड में चलाना है, फेज़ PWM मोड में चलाना है या नॉर्मल मोड में चलाना है। हमने PWM मोड से इससे सेलेक्ट कर लिया फास्ट PWM। और फिर हमने टाइम पास रजिस्टर के अंदर इंटरप्ट्स का इनेबल करवा दिया। और आउटपुट कंपेयर रजिस्टर ए की वैल्यू ये है कि हमने ये देखने के अब आउटपुट कंपेयर रजिस्टर की वैल्यू ये होगी कि कोई भी ऐसी वैल्यू हमने लेनी है जिस पे हमारी ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाए। ड्यूटी साइकिल अब हम इधर से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अब ये होगा कि हमारी ड्यूटी साइकिल 0 है, वो मतलब कि फ़िलहाल तो 0 होगी। आउटपुट कंपेयर रजिस्टर ग्लोबल इंटरप्ट्स को इनेबल करा दिया। और वाइल 1 के अंदर हमने ये लिख दिया कि हमारी ड्यूटी साइकिल जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी 10% इंक्रीज़ होती जाएगी। जब वो 100 से बड़ी हो जाएगी तब हमारी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू जो है इस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ISR के अंदर हमने ये अलग कन्वर्जन फैक्टर लगा दिया कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इस बीच में हमने कोई चेंज करनी है, एकदम से ड्यूटी साइकिल में चेंज करनी है, तो उसके लिए हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन लगा दी है। ये लैब
9 का था काम। इसके बाद अब हर लैब के मैं सिमुलेशन टास्क दिखाऊंगा। Now here is the simulation part. Now here is the simulation part of lab 1. In this lab we have to blink the LED according to the code, and now we am just putting the hex files in the AddMega controller. After simulating this, I have this simulation. Whenever I run this simulation, the PB0 of the pin connected to the LED just toggles and the LED blinks. Now coming for the next lab. Now we have lab 3. In lab 3 we minus now here is the counter for this lab. The counter just counts the delay. इसमें डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसको अगर कम करना चाहें तो वो भी कोड में जाकर कम कर सकते हैं। The next part for this lab was hex keypad. Yeah, just putting the whenever any key is pressed, the LED just glows, and the output is shown on the port B, and the hex keypad is set to port D. Now for the lab 4 we have to simulate interface LCD with the hex keypad. Whenever any key is pressed, the button pressed is displayed on the LCD. There is an error, and it just pressed 2 times. And that's all. Now for the lab 5 we have we have to make a digital clock.
So here is the LCD displays. Last one is seconds, then second one is minute, and first two are the hours. For lab 6 we have to perform serial communication and to interface hex keypad with LCD. This is the master microcontroller, and I am just putting the hex file in this master UART dot, and in this microcontroller I have just put receiver hex file. Five, 8, 9, 1, 2, 4. So you see, this is universal asynchronous serial communication protocol. Hex keypad is set to master, and LCD is just connected to the slave. Whenever the hex keypad is whenever the key is pressed, the master controllers sends information to the slave one, and the LCD displays the data to be displayed. Same task is done for the serial peripheral interface. इसमें जो है 4 पिन यूज़ हो रही हैं, एक क्लॉक की, एक मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, एक मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, और एक चिप सेलेक्ट की। इसमें भी यही है कि हेक्स कीपैड इस माइक्रोकंट्रोलर से अटैच है और एलसीडी जो है वो स्लेव के साथ अटैच है। तो जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो इन 4 पिन के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेशन करती हैं, और जो है डाटा जो भी डिस्प्ले करना होता है वो एलसीडी पर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद लैब 7 थी। लैब 7 में हमने इंटरप्ट से डील करना था कि मतलब कोई बटन दबाएं तो पहले एक प्रोसेस हो रहा हो, और जब कोई दूसरा बटन प्रोसेस करें तो साथ ही वो दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाए, और जब बटन को अनडू करें तो दोबारा से पहले वाला प्रोसेस अपना काम जारी कर दे। For example, if I push this button, and then this is shown, and if I push this button, then button 2 is shown. Similarly, this button 1, and this is button 2. In the lab 8 we have to deal with
temperature sensor, analog to digital conversion. The LCD just displays the temperature in Celsius degrees. वोल्टेज वाला ऐड नहीं किया था, उसमें वो एरर आ रहा था तो फिर सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही कर लिया. And for lab 9 we have to deal with pulse width modulation and control the brightness. इसमें एलईडी जो है वो ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब हार्डवेयर में किया था तो बाकायदा वो हाई से लो और लो से हाई जा रही थी. ये वेव से भी पता लग सकता है कि ड्यूटी साइकिल कितनी जा रही है. पहले लो है, आहिस्ता आहिस्ता वो गैप और ड्यूटी साइकिल वो ज़्यादा होती जा रही है. ये पहले लो ड्यूटी साइकिल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई. So this was all for these lab tasks. Thank you.